हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में यूनिट 3 के सेकंड पार्ट के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार के असेसमेंट की बात की थी। पूर्व सूचक आकलन, निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और समेकित या सारात्मक आकलन। इनके इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट। हमने पूर्व सूचक आकलन, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पढ़ लिया है और पिछली कक्षा में हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसके अंतर्गत हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रचनात्मक आकलन या विकासशील आकलन या निर्माणात्मक आकलन, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था और इसके साथ ही इसके नेचर यानी इसकी विशेषताओं को हमने देख लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत इसके लाभ और इसकी सीमाओं को। फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषताएं इसके लाभ के बिंदुओं में आपको दिखाई देंगी। जहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो वहाँ हमने बात की थी कि ये जो रचनात्मक आकलन है ये क्या होता है। तो प्रोफेसर S.K. दुबे की परिभाषा से हमने इसके मीनिंग को स्पष्ट किया था। रचनात्मक आकलन का आशय छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है या उस व्यवहारगत परिवर्तन को कहते हैं जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से छात्र को प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर करता है। यही बताया था मैंने आपको कि हम रचनात्मक आकलन में, रचनाशील आकलन में या निर्माणात्मक आकलन कह लो या विकासात्मक आकलन कह लो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने बालक को जो कक्षा में पढ़ाया है उसको चेक करते हैं कि उसने हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में कहाँ तक प्रयोग किया है। तो कक्षा में प्राप्त ज्ञान को बालक कितना अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेकर के आता है, इसी का नाम या इसी को जानने का नाम ही रचनात्मक आकलन है। फिर से एक बार हमने कॉन्सेप्ट पे बात कर ली है यहाँ पे, और इसकी विशेषताओं में मैंने आपको ये बताया था कि रचनात्मक या विकासशील जो भी आकलन कहें, उसकी विशेषताओं में जो पहली चीज़ है कि इसमें प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। फिर प्रश्नों पर आधारित ये प्रोसेस होती है। फिर ऑब्जर्वेशन का काम होता है इसमें। फिर इसमें वाद विवाद पर कार्य किया जाता है। फिर इसमें मानक डिसाइड किए जाते हैं। पृष्ठपोषण दिया जाता है बच्चों को, फीडबैक। ये काम एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसके अलावा इसमें केवल शिक्षक ही आकलन नहीं करता, बल्कि बच्चा स्वयं का आकलन करता है और साथ ही समूह द्वारा भी उसका आकलन किया जाता है। और इससे भी बढ़ कर के शिक्षक के खुद का भी आकलन हो रहा होता है जब वो बच्चे का आकलन करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का आकलन स्वयं के द्वारा भी किया जा रहा है और दूसरे लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें उत्तरदायित्व की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमने इसकी विशेषताओं पे बात की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विशेषताओं के बिंदु हैं वही हमें इससे होने वाले लाभों में या इसके फ़ायदों में दिखेंगे, इसके गुणों में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रचनात्मक आकलन के लाभ और सीमाएं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो इसके अंतर्गत आती है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करती है। समग्र ज्ञान, देखिए स्टूडेंट्स, हम बच्चे को कक्षा में जो कुछ भी सिखाते हैं या शिक्षा जो उसे देते हैं,
हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, या हम ये कह सकते हैं कि बालक का अधिगम हो, या हम ये कह सकते हैं कि बालक अपने भावी जीवन के लिए अच्छे से तैयार हो सके। कल को जो उसने कक्षा में पढ़ा है उस ज्ञान का प्रयोग वह अपने ज़िंदगी में करके, वह अपने जीवन में करके एक सफल नागरिक बन सके। ऐसा ही उद्देश्य रहता है कक्षा में बच्चे को पढ़ाने का। तो इस उद्देश्य की पूर्ति किस स्टेज तक हुई है, किस स्तर तक हुई है, यही तो रचनात्मक आकलन करता है। क्योंकि रचनात्मक आकलन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बालक के द्वारा जो कक्षा में ज्ञान प्राप्त उसने किया है उसके स्तर को चेक करता है कि उसने कक्षा में प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में किस स्तर तक उपयोग में लिया है, या उस ज्ञान का कैसा प्रयोग किया है, यही तो चेक किया जाता है। तो अब समग्र ज्ञान यानी जो उसने कक्षा में प्राप्त किया वो तो तभी सफल माना जाएगा ना जब जीवन में उसको कोई फायदा मिले उस ज्ञान का, नहीं तो फिर वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो वो होता है जो हमारी जिंदगी को आगे लेके जाता है, जो हमें प्रेरित करता है। जहाँ हम खड़े होते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति से पहले, और जब हमें ज्ञान मिल जाता है ना किसी चीज़ के बाद, तो हम थोड़ा सा आगे अनुभव करें, उससे आगे बढ़े, ना कि वहीं खड़े रहे। तो हमारा ये जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जब उसका कॉन्सेप्ट ही बालक के द्वारा कक्षा में प्राप्त ज्ञान को जांचना है कि उसने अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग किया या नहीं किया, तो ये रचनात्मक आकलन का सबसे बड़ा गुण हो जाता है कि ये छात्र के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करता है। फिर इसके बाद जो दूसरा लाभ है कि इसमें हमें जो छात्रों ने ग्रहण किया है ज्ञान, उसकी सीमा का पता चल जाता है, यानी स्टेज पता चल गई, उसका स्तर पता चल गया, उसका लेवल पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक टीचर जब अपने बच्चों को शिक्षण कराता है तो सबसे पहले उसे यही तो पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स के पास कहाँ तक ज्ञान है, उनको कहाँ तक नॉलेज है, ताकि वो क्या करे, उससे आगे उनको बढ़ा सके। यही बात होती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। रचनात्मक आकलन के द्वारा जब बच्चे के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो उसके ज्ञान की सीमा का, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा का एक शिक्षक को पता चल जाता है, जिससे कि जब उसको उस लेवल का पता चल गया कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ तक का तो पता है, अब वो क्या करेगा, उससे आगे लेकर के जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस में कि छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। जो छात्रों ने कक्षा में सीखा है, शिक्षण के दौरान किताबों में पढ़ा है, शिक्षक से जाना है, उससे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग में लिया है, इस बात का पता चल जाएगा। तो तीन चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। जब हम बच्चे के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे तो लेवल का भी पता चलेगा, और प्राप्त ज्ञान का बच्चे ने कैसा प्रयोग किया है ये भी पता चलेगा। तो तीनों के तीनों बिंदु बच्चों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। ठीक है। अभी अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि अच्छा फिर इन सारे मूल्यांकन में फ़र्क क्या होता है, तो ये चीज़ भी मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट में अभी आपका दिमाग कौन से असेसमेंट पे होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। ठीक है। अगर आपने सारी की सारी वीडियोस देखी हैं, सारी क्लासेस आपने देखी हैं जो भी आपको सेंड की जाती हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनमें फ़र्क क्या है। पूर्व सूचक क्या था, निदानात्मक क्या था, और अब ये फॉर्मेटिव क्या है। क्योंकि इसके बाद एक प्रकार और है समेटिव, वो भी पढ़ेंगे हम। तो आपको बिल्कुल अवेयर होकर के पढ़ना है। सिलेबस देखो, सिलेबस के अंदर 4 तरह का आपको असेसमेंट पढ़नी है, 4 प्रकार का आकलन पढ़ना है। तो इस तरह से जब हम रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये एडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है, रचनात्मक आकलन छात्रों की तर्क शक्ति को भी ज्ञात करता है। तर्क शक्ति मतलब उसका लॉजिक लेवल कितना है, कि वह प्राप्त ज्ञान से पृथक हटकर कुछ विचार प्रकट कर सकता है या नहीं।
मतलब जो क्लास में उसने सुना, जो किताब में उसने पढ़ा, क्या उसने रट्टा लगा करके उसका प्रयोग जीवन में किया है या उसके अलावा कोई क्रिएटिविटी भी है उसमें? क्या वो अपना लॉजिक कोई लेकर के चलता है जो यार जो शिक्षक ने बता दिया बस उसको रट्टा मार लेता है और जब भी पूछो तो वही बता देता है? आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? देखिए, कई बच्चे जो हैं कक्षा में टेस्ट के दौरान या हम कह सकते हैं परीक्षा में बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही लिखते हैं जो कि किताब में लिखा हुआ है, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं होता। इसके अलावा जो शिक्षक ने कक्षा में बताया है, लिखवाया है, उसमें से एक भी लाइन इधर से इधर नहीं होती, एकदम रट्टा रटाया बिल्कुल सेम वैसा ही लिख देते हैं। और कुछ बच्चे ये होते हैं कि अगर टीचर ने एक एग्जाम्पल बताया है तो वो 2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से जोड़ करके लिख देते हैं, या शिक्षक से भी ज़्यादा अच्छा, किताब से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। किताब में सीधा अगर थियोटिकल पोर्शन में लिखा हुआ है तो अच्छे से उसकी पिक्चर्स बना करके उसको शो करते हैं। ये क्या है? ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत किया जाता है। हमने चेक करना है कि बच्चे ने क्या जो क्लास में पढ़ा, शिक्षण के दौरान जो शिक्षक ने पढ़ाया तो जो स्टूडेंट के तक पहुंचा, क्या उसमें कुछ ऐड करने का लॉजिक उसके पास है या केवल और केवल वो रट्टा ही लगा करके सेम वैसा ही लिख देता है या बता देता है? तो एक लाभ ये भी है रचनात्मक आकलन का, इससे पता चल जाता है कि बच्चे में खुद में विचार अभिव्यक्ति कह लो या क्रिएटिविटी कह लो या लॉजिकली उसकी जो पावर है वो कितनी है, ये भी पता चल जाता है। इसके बाद है रचनात्मक आकलन छात्र में निहित चिंतन एवं विचार शक्ति का आकलन करता है। कैसे आकलन करता है? देखिए, ये चिंतन शक्ति और विचार शक्ति का आकलन करेगा। कैसे करेगा? अभी मैंने क्या बताया कि रचनात्मक आकलन ये चेक करता है कि बच्चे ने रटा रटाया लिखा या अपनी तरफ से कुछ क्रिएट किया, कुछ अपनी तरफ से भी बनाया या सिर्फ रट्टा मार दिया। अब देखिए, बच्चा अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करेगा तो उसके लिए उसे चिंतन करना पड़ेगा ना। बिना चिंतन के वो कैसे करेगा? चिंतन का मतलब सोचना, विचारना, ये एक प्रोसेस होती है चिंतन करना। साइकोलॉजी में ये एक प्रोसेस है, ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है साइकोलॉजी का। आपके यहाँ अगर आप डीपली साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मनोविज्ञान के अंतर्गत स्मृति यानी मेमोरी, इसके साथ ही फॉरगेटिंग यानी भूलना, विस्मरण जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आप देखिए वहाँ पे आपको आदतें, ये टॉपिक, चिंतन, ये टॉपिक, ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मनोविज्ञान की जान है। तो चिंतन क्या है बच्चों? चिंतन एक प्रोसेस है विचारों को बांधने का। चिंतन यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर उसके सारे पक्षों को लेकर के चलना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे उसके बारे में विचारों का उत्पन्न होना चिंतन कहलाता है। और इसके अलावा विचार शक्ति मतलब फिर उनको एक सूत्र में बांधना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना। पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी, पॉजिटिव विचार भी आए, नेगेटिव भी आए और उसमें से हम फिर निकल करके और एक राइट डिसीजन पे हो जाते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं या हम इसके विपक्ष में। तो इस तरह से रचनात्मक आकलन क्या करता है? छात्र का जो चिंतन है, जो विचार शक्ति है, उसका भी आकलन करता है। देखो बच्चों, रचनात्मक आकलन का काम क्या है कि उसने, बच्चे ने जो कक्षा में ज्ञान प्राप्त किया उसको दैनिक जीवन में वो प्रयोग में ले रहा है या नहीं, इसको चेक करना है ना। तो जब बच्चा चिंतन करेगा तभी तो अपने लाइफ में वो पढ़ने के बाद चेंज लेकर के आएगा। मान लीजिए घर में उसको, या घर में उसका ऐसा माहौल था कि सब लोग गाली निकालते हैं या कोई अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते, या आप किसी भी तरह की देख लो भी, पहले कमी थी उससे परिवार में और उसमें खुद में उसकी आदत थी, जैसे चोरी करने की मान लो उसको आदत थी, गाली निकालने की आदत थी। जब उसको शिक्षक ने अच्छे आचरण के अंतर्गत कक्षा में एक बार क्लास में ये पढ़ाया कि नैतिक शिक्षा दी, मान लो ये समझ लो कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी ख़राब होती है और समाज में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसा सब कुछ समझाया, बच्चे को ये समझ में आ गया। अब बच्चे को ये समझ में तब आया जब बच्चे
ने अपने घर जा कर के बाकियों को बताया, या ये कह सकते हो बच्चे ने उस दिन के बाद गाली निकालना बंद कर दिया, अच्छी भाषा बोलने लगा, या हम ये कह सकते हैं उसने घर पे जा कर के भी दूसरों को भी सुधारने की सोची कि मैं भी सुधरूंगा और हमारी फैमिली वालों को भी बताऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब वो इस पे बार बार चिंतन करेगा। चिंतन करना मतलब किसी चीज़ को दोहराना बार बार में। तो अब उसको एक बार कक्षा में बताया गया और उसको अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है, दैनिक जीवन में उस चीज़ को लेकर के आना है, तो वो क्या करेगा? वो बार बार इस चीज़ को अपने आप को याद कराएगा, तभी तो ये गलती नहीं हो पाएगी कि वो गाली नहीं निकालेगा, वो चोरी नहीं करेगा। इसके लिए उसे चिंतन करना पड़ेगा उस बात पर। और रचनात्मक आकलन यही काम करता है, वो इस चिंतन को चेक करता है कि जो कक्षा में बच्चे को पढ़ाया था तो क्या बच्चे ने अभी तक उसको याद रखा हुआ है, या फिर बच्चा उसके जरिए अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसके जीवन में बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने चिंतन किया है। तो रचनात्मक शिक्षण इसके साथ साथ ही चिंतन और विचार शक्ति का भी आंकलन करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लाभ समझ में आ गए होंगे। मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो वो फिर आपको बहुत ही अच्छे से, वो देखने के बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये लाभ हो गए हैं। अब हम सीमाओं की बात करेंगे। सीमाएं यानी कि कमियां, सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी होंगी। तो कुछ लिमिटेशंस हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वो क्या है? छात्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें छात्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उससे बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। अब जो उससे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, जो उससे अपेक्षाएं लगाई जाती हैं, वो पूरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी हमने लाभ पे तो बात कर ली ना, अब मैं आपको कमियां पढ़ा रही हूँ, तो मैं कमियों के लिए भी मेरे पास लॉजिक है। आप ये देखिए, आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कक्षा में जो भी पढ़ाया है आपके स्टूडेंट उसको हमेशा याद रखें और फिर अपने जीवन में भी उतार लें। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप टीचर हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, बच्चे की जो फैमिली है, बच्चे का जो आसपास की सोसाइटी है, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? आप बच्चे में कितना भी बदलाव लाना चाहें, आप बच्चे को कितना ही चिंतनशील, विचारशील, या ये कह लो जो आपने बताया बस बच्चा वैसा ही करे, अच्छा अच्छा, कोई भी गलती ना करे, तो ठीक है, आप इम्पोर्टेंट हो उसकी लाइफ में एज अ टीचर, स्कूल इम्पोर्टेंट है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक उसका परिवार या उसका समाज या उसका चारों ओर का वातावरण नहीं बदलेगा, तब तक आपने उससे जो अपेक्षाएं रख रखी हैं कि उसके जीवन में ये बदलाव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, आप केवल 6 घंटे उसके साथ स्कूल में रहते हैं, उसको समझाते हैं, और उसमें से भी 6 के 6 घंटे वो आपके पास नहीं रहता, बहुत सारे टीचर्स के पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, तो आप कितना का बदलाव ले आओगे? आप तो केवल और केवल आधा घंटा, 1 घंटा ही उसके संपर्क में आते हैं पीरियड के दौरान, या पूरे दिन में से 1 घंटा मान लो। तो यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, वो छात्र को सबसे ज़्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। उससे जो उम्मीदें लगाई जाती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है, जो अपेक्षाएं की जाती हैं, वो पूर्ण होना बहुत कठिन है। और बच्चा कितना कुछ याद रख लेगा, कभी सोचो आप, उस इतने सारे सब्जेक्ट वो पढ़ता है, इतने टीचर्स के संपर्क में वो आता है, कई बार तो 2 टीचर्स के व्यूज़ भी आपस में अलग अलग होते हैं। अब बच्चा बेचारा किसकी सुने? तो इस तरह से जो इसका सबसे बड़ा जो दोष है, जो इसकी सीमा है, वो ये है कि इसमें छात्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र से जो उम्मीदें लगाई जाती हैं, जो अपेक्षाएं की जाती हैं, उनका पूर्ण होना बहुत कठिन है। इसके अलावा साथी समूह द्वारा आकलन विश्वसनीय नहीं। अब मैंने जैसे कि आपको इसकी विशेषताओं में बताया था कि इसमें जो साथी समूह है उसके द्वारा भी बालक का आकलन किया जाता है। बालक खुद भी आकलन कर रहा है, बालक खुद अपना आकलन कर रहा है, साथी समूह उसका आकलन कर रहा है, टीचर उसका आकलन कर रहा है, और इसके साथ ही टीचर खुद का भी आकलन कर रहा है। इतनी सारी प्रोसेस चल रही है। आप ये देखिए, जो साथी समूह होगा उसके द्वारा किया गया आकलन आप श्रेष्ठ नहीं समझ सकते या विश्वसनीय नहीं समझ सकते।
अगर आपका आकलन आपका बेस्ट फ्रेंड कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, और अगर ऐसा बच्चा कर रहा है जिसके साथ आप क्लास में बोलते नहीं हैं या आपकी थोड़ी सी उसके साथ घिटपिट रहती है, बनती नहीं है, तब रिजल्ट कुछ और आएंगे। तो जो साथी समूह को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, अब शिक्षक तो निष्पक्ष होकर के कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो साथी समूह होगा ना, वो तो बच्चे होते हैं, उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता असेसमेंट करने का, और ना ही उनको ये पता भी निष्पक्ष होना होता क्या है। वो तो अगर उसका फ्रेंड है तो वो सारी अच्छी अच्छी बातें बताएगा, और अगर उसके साथ नहीं बनती हैं तो वो सारे के सारे माइनस पॉइंट्स बताएगा। तो इसलिए जो साथी समूह को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो विश्वसनीय नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने जैसे पहले बिंदु, अभी मैंने विशेषताएं दोहराई थी ना यहाँ पे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा था, तो वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था कि इसमें प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, एविडेंसेस कलेक्शन का काम किया जाता है। और लास्ट क्लास में जहाँ विशेषताएं पढ़ाई थी वहाँ तो पूरी डिटेल में ही बता दिया था मैंने आपको कि इस तरह से यहाँ पे एविडेंसेस को इकट्ठा किया जाता है। अब शिक्षक का आधे से ज़्यादा समय जो है वो एविडेंस इकट्ठे करने में ही चला जाता है, प्रमाण एकत्रीकरण में ही चला जाता है। अब आप ये बताओ, इस बात के चलते वो कब निर्णय शक्ति या अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा। तो जो सही राय बननी चाहिए, जो सही रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। शिक्षक तो एविडेंस इकट्ठे करने में ही लगा रहता है, उसका सारा समय ऐसे ही चला जाता है, और इसके चलते हुए ये रचनात्मक आकलन सफल नहीं हो पाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर कहें तो ये फिर बहुत ही लंबी प्रोसेस है, ये भी इसकी एक कमी है कि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। और इसके अलावा जैसे हम अभी अगली कक्षा में समेटिव असेसमेंट पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं सारात्मक या योगात्मक आकलन, तो उस जितनी ये अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, समेटिव को अच्छा माना जाता है बजाय फॉर्मेटिव के। तो इस तरह से ये इसकी कमियां हैं कि इसमें छात्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, छात्र से जो अपेक्षाएं की जाती हैं छात्र उस पर खरा उतरे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा जो साथी समूह इसमें आकलन करने के लिए खड़े होते हैं या उनके द्वारा जो आकलन किया जाता है वो विश्वसनीय नहीं होता है, और इसके द्वारा शिक्षक का पूरा समय प्रमाणों को यानी एविडेंसेस को, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में चला जाता है, और इसके साथ ही जो उसने मुख्य काम करना है आकलन का वो नहीं हो पाता। बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाता है, समय जो है वो खर्च हो जाता है। तो ये समय खर्च करने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, इस कारण से इस रचनात्मक आकलन को सारात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट से निम्न स्तर का माना जाता है। तो ये हैं इसकी सीमाएं। हमने लाभ भी पढ़ लिए, हमने सीमाएं भी पढ़ ली। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे समेटिव असेसमेंट, जिसका हिंदी में नाम है सारात्मक या योगात्मक आकलन। तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो आज का पार्ट हो गया और एक इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया है आपको, ठीक है, वो भी इसी में ही आएगी, और वो आपको मिलेगी। आज ट्यूसडे है, आपको सैटरडे की वो वीडियो है वो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाया है, और उसी के साथ ही यहाँ पे ये वीडियो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की 2 वीडियोस हैं। और अगर और पीछे जाएंगे थर्सडे में, तो वहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट शुरू किया है, और वहाँ पे आपको पूर्व सूचक आकलन और निदानात्मक आकलन जो इससे पहले वाले हैं वो पढ़ा दिए गए हैं। अब केवल मात्र हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही आकलन रह गया है, जिसका नाम है सारात्मक या योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।